बासिल एपिसोड 39। ये कौन सी जगह थी? गुप्त अंधेरा इसकी जान ले रहा था। वहशत से दिल फटने को था जब अचानक कानों में आवाज सुनाई दी, जवेरिया। ये दुरान की आवाज थी। वो तड़प गई, सर को झटके से दाएं बाएं घुमाया। ये फोन के स्पीकर में से निकलने जैसी आवाज थी। जवेरिया, सुन रहे हो मुझे? घबराओ नहीं। तुमने जो इयररिंग्स पहने हैं, मैं इनके जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। वो दुरान ही था। बेसाख्ता वो फूट फूट कर रो दी। मुंह पर बंदी पट्टी की वजह से इसके रोने की घुटी घुटी आवाज बरामद हो रही थी। दुरान बार बार इसका नाम पुकार रहा था, लेकिन इसे कोई होश नहीं था। जवेरिया, जवेरिया, मेरी बात सुनो। रोना बंद करो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा है। हम तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँ। वो मुसलसल इसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। हिचकियां बन गई थी। तो क्या दौरान सब जानता था? ओ खुदा! दिल में घुटन जैसा एहसास बढ़ने लगा। जवेरिया, प्लीज रोना बंद करो। मेरी बात सुनो। दौरान का लहजा इल्तिजाई था। कानों में इसकी आवाज थी और आंखों के सामने गुप्त अंधेरा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों हो रहा था इसके साथ ये सब? और दौरान सब जानता था तो इसे क्यों लाया घर से बाहर? रोना बंद करो प्लीज। क्यों मानते वो इसकी बात? जालिम था वो, वहशी या जो भी। क्या इसका वो मकसद था? जहन में तूफान की मानद झगड़ चलने लगे। दिल की रफ्तार कम होने लगी। जिस्म के रूहे रूहे में तकलीफ बढ़ने लगी। जवेरिया, रोना बंद कर दो, फॉर गॉड सेक। वो अब जोर से चीखा था। इसकी आवाज कान के पर्दों से टकराई और वाकई इसका रोना और हिचकियों की घुटी घुटी आवाज एकदम बंद हुई। मुझे सुनो सिर्फ। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। रोना बंद नहीं हुआ था, बस दुरान की धाड़ पर बेआवाज हो गया था। आंखों से बहते बेआवाज आंसू मतवातर बहकर गालों से नीचे मुंह पर बंदी पट्टी को भिगो रहे थे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे तुम्हारे हौसले और हिम्मत की जरूरत है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। वो इसे समझा रहा था, लहजा नादम था। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे साथ ये सब किया। तुम्हें कुछ भी बताने का हौसला नहीं था। दुरान की आवाज में लरखश थी। दूसरी तरफ खामोशी छाई। 1, 2, 3, 4 सेकंड। वो खामोश क्यों हो गया? इससे पहले वो फिर से रोने लगती, दुरान की आवाज ने इसके दिल की धड़कन की रफ्तार को मतवाजन किया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या वो रो रहा था? आह, वो रो रहा था। वो खामोश नहीं हुआ था, वो रो रहा था। फिर से खामोशी छा गई। इसका दिल फटने लगा। दुरान रो रहा था। वो बेआवाज रो रहा था, लेकिन वो इसे सुन सकती थी। अब वो रो कर क्या जता रहा था? इसे समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन इस लम्हे दौरान का ये रोना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तुम इस वक्त एक शिप में हो और ये लोग तुम्हें चाइना ले जा रहे हैं। दौरान की आवाज रोने के बाद भारी हो गई थी। मतलब ना सिर्फ वो इससे बात कर रहा था, बल्कि इसे ट्रेस भी किया जा रहा था। तुम मुझे सुन रही हो ना? आवाज निकालो अपनी। इसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी शायद दौरान को इनका राब्ता खत्म होने की अलामत लगी थी। क्यों निकालूं आवाज में? क्या साबित करना चाह रहा था कि इसको बहुत फिक्र है मेरी? गला सूखने लगा। कांटों के चुभने जैसा एहसास था। जवेरिया, तुम सुन रही हो ना? प्लीज आवाज निकालो। वो परेशान हो रहा था। जवेरिया। अब की बार ना चाहते वो बेख्तियार मुंह पर बंदी पट्टी के पीछे चीखी। आई लव यू। दुरान ने बेसख्ता गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आई लव यू, माई फुट। ये कैसी मोहब्बत है दुरान? दिल किया वो सामने हो तो इसका मुंह नोच ले। तुम्हारे इयररिंग्स में पिन होल, खुफिया कैमरा और माइक लगे हैं। तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर है और तुम्हारे जूतों के ऊंचे सोल के नीचे तुम्हारी हिफाजत की माइक्रो किट मौजूद है, जिसमें किस चीज को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा। दौरान इसे तमाम हिफाजती इंतजामात के बारे में आगाह कर रहा था जो इसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। जेवरात, जूते, इन सब में पता नहीं क्या क्या था जिसे इसे इस्तेमाल करने का कह रहा था। आंखों में बहते आंसू गरम सियाल की मानद करवट के नीचे मौजूद कान की लो तक पहुंच रहे थे। दौरान एक नाकाबिले यकीन ही नहीं, एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक था। वो ये कैसे समझने लगी थी कि वो इसे मुकम्मल तौर पर जानने लगी है? नहीं, वो इसे नहीं जानती थी। वो जिस दौरान को जानती थी
وہ سخت دل تھا، بے حس تھا، لیکن اتنا ظالم کہ خود اسے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا، اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اسے کہے، تم چپ کر جاؤ، مجھے تمہیں نہیں سننا ہے، مجھے تمہاری آواز نہیں سننی، مجھے اس لمحے کسی کو نہیں سننا ہے۔ یہ لمحے تو وہ خواب میں کیا، جاگتی آنکھوں سے بھی نہیں سوچا کرتی تھی۔ اسے یہاں زندگی میں پھر سے آنا پڑے گا، وہی سب کچھ پھر سے سہنا اور دیکھنا پڑے گا۔ یہ وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ہر دعا میں یہ کہا کرتی تھی کہ جن راہوں سے گزر کر وہ یہاں پہنچی ہیں، اللہ اس میں سے کبھی کسی کو نہ گزارے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ وہ خود پھر سے یہاں ہوگی، اور ایسے ہوگی، اس بات کا یقین تو اب تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا، عشق کیا تھا، اور وہ خود بھی اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے اسے اس دلدل میں دھکیل چکا تھا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ منہ پر بندی پٹی کے باعث وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن ذہن چیخ چیخ کر دل سے سوال کر رہا تھا۔ بے بسی میں جھگڑی وہ صرف اسے سن سکتی تھی، جیسے کسی جنگجو کی طرح ہدایات پر ہدایات دیتا خود سپہ سالار بنا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم سب کر سکتی ہو۔ واہ، آگ میں بھٹی میں جھونک کر اور وہ اس کے یہاں سے سلامت نکل آنے پر بھی یقین تھا۔ میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا، بس شپ سے باہر نکلتے تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسے کہوں احتیاط سے کرتی جانا۔ بے حس ظالم انسان، وہ اسے کیسے ان لوگوں کے حوالے کر سکتا تھا؟ اگر ایسا کرنا ہی تھا تو پہلے اسے کیوں بچایا تھا؟ اور اگر یہ سب کرنا تھا تو محبت کا اظہار کس لیے تھا؟ اسے اب دوران کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے گزشتہ چند دن کے لمحے گزر رہے تھے جس میں وہ بھی عجیب طرح سے سلوک کر رہا تھا، کبھی چھاؤں بن جاتا تھا تو کبھی دھوپ۔ کیا یہ دوران کا مقصد تھا جس کے لیے اس نے اس کو پاکستان تک نہیں جانے دیا تھا؟ کاش اس وقت اس نے دوران کی کوئی بات نہیں مانی ہوتی، کاش وہ احسان فراموش بن جاتی۔ بس تمہیں کسی لمحے بھی کمزور نہیں پڑنا۔ اچھا میں پھر بات کرتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے اچانک وہ اس سے رابطہ منقطع کر گیا۔ دل خون کے آنسو رونے لگا، جسم کے ہر خلیے میں اٹھتی ٹھیس کی لہریں، دل میں بڑھتی گھٹن اور آنکھوں کی چبھن۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ سنو، گھبرانا مت۔ اچانک پھر سے دوران کی آواز کانوں میں پڑی اور پھر خاموشی چھا گئی، گپ اندھیرا، گہری خاموشی، سردی اور بدبو۔ اس کے حواس اس کے ذہن کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دوران کے کہے آخری الفاظ بند ہوتی آنکھوں میں بار بار ذہن دوہرا رہا تھا، سنو، گھبرانا مت۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے نیچے سفید شرٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس وہ جہاز کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گہری آنکھوں کی ویرانی اور چہرے پر چھائی اداسی اس کے مضبوط جسم میں موجود ایک عدد خالص انسانی دل کے جذبات کی خماس تھی۔ وہ دل جسے وہ ہار چکا تھا، وہ عجیب اور ظالم نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ احمد بیگ صاحب نے اسے کہا تھا کہ خون کے اور دل کے رشتے زندگی جینے کا سبب بنتے ہیں۔ جویریہ سے محبت کو محسوس کرنے کے بعد اسے بھی یہی لگا تھا کہ وہ اب زندگی جینے لگا ہے، لیکن وہ ایسا بدقسمت تھا کہ دل کا رشتہ جس سے جوڑا تھا اس سے سب سے گہرا رشتہ ہو کر بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ ایک تحقیقاتی جاسوس اور فائٹر ایجنٹ تھا۔ جاسوسوں کو عام طور پر ان کی ملازمت کے بارے میں کسی کو بھی آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس سے ان کے وقار، کنبہ یا ان کے دوستوں کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئی ایس آئی کے افسران عام طور پر کچھ کنبے کے افراد کو اپنی ملازمت کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں کام ہوتا ہے، خاص طور پر ان کی اہلیہ۔ وہ اپنے کام کی ہر تفصیل پر تبادلہ خیال نہیں کر سکتے، لیکن اس بات پر مختصر ہے کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں اور وہ کام کس نوعیت کا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جویریہ اس کی بیوی ضرور بنی تھی، لیکن ایجنسی کی نظر میں یہ سب ان کے منصوبے اور تحقیق کا حصہ تھا۔ دوران اسے سچے دل سے نہ صرف اپنی بیوی مان چکا تھا بلکہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ایجنسی ان سب سے بے خبر تھی۔ جویریہ ان کے لیے ایک قیمتی مہرہ تھی، لیکن اس کی ہر طرح سے حفاظت کرنا اور زندہ سلامت وہاں سے نکالنا یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ خفیہ جنگ ہوتی ہے جس میں تمام کھیل دماغ سے اور چھپ چھپا کر کھیلا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سامنے والے کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوہرا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ سب برے لوگوں کا اور جرائم پیشہ لوگوں کا کام لگ رہا ہوتا ہے جو پیش پیش نظر آتے ہیں،
लेकिन इनके पीछे ऐसे ऐसे लोगों का हाथ और सपोर्ट होती है जो हल्की सी भनक पर पल भर में सूरत हाल बदल सकते हैं। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि आप इनकी बुनियादें नहीं हिला सकते, अलबत्ता वो आपको मसल कर रख सकते हैं। इसलिए अब एजेंसी को इनकी बुनियादें पर बनी इस इमारत को गिराना था। हार्वी और ब्रोस अपना काम करने के बाद छुप गए थे। इनको लग रहा था कि दुरान की जवेरे के लिए खोज इसको इन तक ना पहुंचा दे, इसलिए वो शोवेन की हदायत के मुताबिक अंडरग्राउंड थे। इनकी सोच के बिल्कुल बरक्स एजेंसी को भी अब इनसे पहले इनके बाप को पकड़ना था, जिसका इन्हें और इनके बाप शोवेन को वहमो गुमान भी नहीं था कि जवेरिया को इन तक मुकम्मल तैयारी के बाद मुहरा बनाकर भेजा गया है। वो अपनी तरफ से जवेरिया को नकल हमल के मुख्तलिफ जराए तब्दील करते हुए ले जा रहे थे ताकि अमेरिका पुलिस किसी सूरत भी इन तक ना पहुंच सके। लेकिन दुरान ने जो ट्रैकर चिप और खुफिया कैमरे इनके जेवरात और जूतों में नस्ब किए थे, इनसे ना सिर्फ वो जवेरिया को ट्रेस कर रहा था, बल्कि इसके कानों में मौजूद बालियों के अंदर लगे पिन होल कैमरे से सब देख भी रहे थे। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान अब कुछ सफर के बाद चंद हसास जगहों से गुजरकर जवेरिया को चलती शिप से ही हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाल कर अब चीन की तरफ रवाना थे। ब्रेवरी हिल्स में ये सुबह अजीब भोजनपन लिए हुए थी। बुरहान और रूबी के अलावा दुरांग वलैस के तमाम मकीन परेशान थे। बुरहान की छुपी खुशी इसकी आंखों की चमक में इजाफा कर रही थी। सरबीना अपनी परेशानी को इससे छुपाए हुए थी, क्योंकि दुरान ने इसे बुरहान पर कुछ भी वाज़ा करने से मना किया था। दुरान ने बुरहान को कुछ भी नहीं कहा था, वो इस बात पर हैरान थी, लेकिन जवेरिया को यूं तकरीब में ले आने पर अब तक नाला थी। बुरहान की तकरीब में से यूं जवेरिया का गायब हो जाना बॉलीवुड नगरी की गर्मा गर्म खबर बन गई थी। पूरे मीडिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया था। हर न्यूज चैनल पर यह खबर चल रही थी। अजीब अफवाहें थी जो इर्द गिर्द से उठ रही थी। कोई नहीं जानता था कि जवेरिया कहाँ गई है, लेकिन सबको जवेरिया के साबका शौहर पर शक था। वो शौहर जो दुरान ने फर्जी तौर पर सबके सामने मुतारफ करवाया था, वो शौहर जिससे बचाकर वो जवेरिया को यहाँ लाया था। अमेरिका की पुलिस का ध्यान इस झूठी खबर पर रखना जरूरी था। अमेरिका पुलिस ने मोंटेज में होने वाले इस साने की तहकीकात शुरू कर दी थी। अब भी दुरान ने मीडिया के सामने इल्जाम इसके साबका नामालूम शौहर पर आयद किया था। सब लोग दुरान की इस बात को सुनकर इस पर यकीन कर गए थे। नहीं यकीन था तो अटल को नहीं था। दुरान हमेशा की तरह इस दफा भी इसे कोई बात वाजिया नहीं बता रहा था। वो हमेशा कोई भी काम करने के बाद इसे आगाह करता था, और इस दफा भी ऐसा ही हुआ था। वो उलझा हुआ था। कल तक तो दुरान जवेरिया से मोहब्बत करने की खबर दे रहा था, और फिर अचानक इसे सब कुछ जानते बूझते हुए भी तकरीब में ले गया। दुरान कल रात ही इसको बिना बताए चीन के लिए रवाना हो चुका था, और अब इसके बार बार फोन करने पर वो इसका फोन नहीं उठा रहा था। चाइना पुलिस ने जवेरिया के नामालूम शोहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुरान को चीन बुलवा लिया था। अटल इस वक्त दुरान मुलैस के लॉन्च में बैठा था और हाथ में पकड़े फोन को बार बार कान से लगाकर दुरान के फोन उठाने का मुंतजिर था। रात किस लम्हे इसकी आंख लगी, और अब जब वो उठा तो पता चला दुरान घर नहीं है। वो इसे बिना बताए आ चुका था। अचानक मोबाइल पर पैगाम की आमद की घंटी बजी। इसने मोबाइल को सीधा किया और आंखों को स्क्रीन पर जमाया। ये पैगाम जैसिका का था। अटल इस दिन से इसका फोन नहीं उठा रहा था। वो इसे अब तक बहुत से पैगामात भेज चुकी थी। अटल ने स्क्रीन को छुआ। स्क्रीन पर इसका भेजा हुआ पैगाम जगमगाने लगा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा बाय बाय।